मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, पिछले पीरियड में ये पुरस्कार के जो ट्विस्ट आंसर है उन सबको मैंने बदला दिया है। अब देखो पाठ शुरू करते हैं। आधा नक्षत्र आकाश में काले काले बादलों की घुमर, जिसमें देवदुंद में का गंभीर घोष, प्राची के एक निरब्ध कोने से स्वर्ण पुरुष झांकने लगा था। दिखने लगी महाराज की सवारी। शैलमाला के अंचल में समतल उर्वरा भूमि से सोंधी वास उठ रही थी। नगर तोरण से जय घोष हुआ। भीड़ में गजराज का चामरधारी सुंदर उन्नत दिखाई दे पड़ा। हर्ष और उत्साह का समुद्र हिलोर भरता हुआ आगे बढ़ने लगा। ये पृष्ठभूमि है, समझ में आया ना? आगे देखो, सब लोग अपनी अपनी पुस्तक निकालो। पृष्ठ क्रमांक 64। प्रभात की हेम किरणों से अनुरंजित नन्ही नन्ही बूंदों का एक झोंका स्वर्ण मल्लिका के समान बरस पड़ा। मंगल सूचना से जनता ने हर्ष ध्वनि की। स्थो हाथियों और अश्वारोहियों की पंक्ति थी। दर्शकों की भीड़ भी कम ना थी। गजराज बैठ गया। सीढ़ियां से महाराज उतरे। सौभाग्यवती और कुमारी सुंदरियां के दो दल आम्रफलों से सुशोभित मंगल कलश और फूल कुमकुम तथा कीलों की भरे थाली मधुर गान करती हुई आगे बढ़ी। ये बालाएं सुंदर गीत गाती हुई आगे बढ़ती है ना? महाराज की मुख पर मधुर मुस्कान थी। पुरोहित वर्ग ने स्वस्त्ययन किया। स्वस्त्ययन किसको कहते जानते हो बेटा? स्वस्तिवाचक। स्वस्तिवाचन को कहते हैं, जैसे तो आप मेरे पैर वगैरह छूते हो तो कहता हूं ना, शुभम भवा, कल्याणम भवा, दीर्घायु भवा। ये स्वस्ति है ना? तो ऐसा स्वस्ति वाचन हुआ। स्वर्ण रंजित हर की मूठ पकड़ करके महाराज ने जुटे हुए सुंदर पुष्प थैलों को चलने का संकेत किया। पुष्ट बैलों को चलने के लिए संकेत किया। बाजे बजने लगे। किशोरी कुमारियों की ने कीलों और फूलों की वर्षा की। इस तरह से वातावरण बड़ा ही मनोरंजक शोभायमान होने लगा। कौशल का यह उत्सव प्रसिद्ध था। एक दिन के लिए महाराज को कृषक बनना पड़ता। उस दिन इंद्र पूजन की धूमधाम होती, घोट होती। नगरवासी उस पहाड़ी भूमि में आनंद मनाते। प्रतिवर्ष इस कृषि का यह महोत्सव उत्साह से संपन्न होता। दूसरे राज्यों से भी युवक राजकुमार इस उत्सव में बड़े चाव से आकर के योग देते। अन्य राज्य के भी जो युवक हैं वो बड़ा उत्साह देखने के लिए आया करते हैं। मर्द का यह राजकुमार अरुण अपने रथ पर बैठ बड़े कुतूहल से यह दृश्य देख रहा था। मगध का राजकुमार कौन है?
अरुण है और वो जो है बड़े मस्त होकर के ये सब वातावरण के आनंद ले रहा है। बीजों का एक थाल लिए कुमारी मधुलिका महाराज के साथ थी। बीज बोते हुए महाराज जब हाथ बढ़ाते तब मधुलिका उनके सामने थाल कर देती। यह खेत मधुलिका का था जो इस साल महाराज की खेती के लिए चुना गया था, इसलिए बीज देने का सम्मान मधुलिका को ही मिला। जिसके जमीन पर बोया जाता, ये उत्सव मनाया जाता, उसके लिए इसी तरह से परिपाटी थी, तो मधुलिका ही सामने आई है। जो इस साल महाराज की खेती के लिए चुना गया था, इसलिए बीज देने का सम्मान मधुलिका को ही मिला। वह कुमारी थी, सुंदरी थी। कौशले वसन उसके शरीर पर इधर उधर लहराता हुआ स्वयं शोभित हो रहा था। कौशल की थी ना, कौन? मधुलिका। और ये अरुण कहाँ का था? मगध का। तो जैसे ही अपनी भूमि को देती है तो इसको राजा को मदद करने के लिए सौभाग्य प्राप्त हो जाता। इस तरह से वह कभी उसे संभालती और कभी अपनी रूखी अलकों को कृषक बालिका के शुद्ध भार पर श्रम कणों की भी कमी ना थी। श्रम काला कैसे जानते हैं? पसीना। भगवान सूर्यनारायण के प्रकाश पड़ता और इसलिए कुमारी मधुलिका के चेहरे पर श्रम के बिंदु दिखाई देते। वे सब बरौनिया में गुथ जा रहे थे, किंतु महाराज को बीज देने में उसने शिथिलता नहीं की, कोई सुस्ती नहीं थी। बड़े ही जागरूकता के साथ वह महाराज को बीज प्रदान कर रहे थे। सब लोग महाराज का हल चलाना देख रहे थे, विस्मय से, कौतूहल से। और अरुण देख रहा था कृषक कुमारी मधुलिका को। कितना भोला सौंदर्य, कितनी सरल चितवन। अरुण का ध्यान मधुलिका की ओर। इस तरह से ये जो है महोत्सव का पृष्ठभूमि वातावरण जो है, इसको जयशंकर प्रसाद जी प्रस्तुत कर रहे हैं। उत्सव का प्रधान कृत्य समाप्त हो गया। महाराज ने मधुलिका के खेत को पुरस्कृत किया। थाल में कुछ स्वर्ण मुद्राएं, वह राजकीय अनुग्रह था। मधुलिका ने थाली सिर से लगा ली, किंतु साथ ही उन स्वर्ण मुद्राओं को महाराज पर निछावर करके बिखेर दिया। जो महाराज ने स्वर्ण मुद्रा दिए थे इस मधुलिका को, उसने स्वीकार तो की और उसके बाद जो है पुनः महाराज को वापस कर दिया। मधुलिका की उस समय की उल्टी स्थिति मूर्ति लोग आश्चर्य से देखने लगे। जो स्वर्ण मुद्रा दिए थे महाराज, उसको वापस जब कर देती है तो सब लोग बड़े आश्चर्य से उस मधुलिका की ओर देख रहे थे। अरे ये क्या कर रही है? महाराज की भृकुटी भी जरा टेढ़ी थी कि मधुलिका ने
सविनय कहा, देव यह मेरे पितामहों की भूमि है। इसी बीच वह बालिका मद्रिका बोलती है, महाराज यह मेरे पूर्वजों की भी ये भूमि है, ऐसा करके बोलती है। इसे बेचना अपराध है, इसलिए मूल्य स्वीकार करना भी मेरी सामर्थ्य से बाहर है। महाराज के बोलने के पहले ही वृद्ध मंत्री ने तीखे स्वर में कहा। महाराज तो कुछ बोलते नहीं है, और मंत्री बोल देते। क्या कहा? अबो क्या बक रही है? राज की अनुग्रह का तिरस्कार, तेरी भूमि से चौगुना मूल्य है। फिर कौशल का तो यह सुनिश्चित राष्ट्रीय नियम है, तो आज से राज की रक्षण पाने की अधिकारी हुई। इस धन से अपने को सुखी बना। इस तरह से उसने मंत्री ने ललकार कर मद्रिका से बोली, राज की रक्षण की अधिकारी तो सारी प्रजा है मंत्रीवर। महाराज को भूमि समर्पण करने में तो मेरा कोई विरोध न था और न है, किंतु मूल्य स्वीकार करना असंभव है। मद्रिका उत्तेजित हो उठी। महाराज के संकेत करने पर मंत्री ने कहा, देव वाराणसी युद्ध के अन्यतम वीर सिंहमित्र की एकमात्र कन्या है। महाराज चौंक उठे। सिंहमित्र की कन्या, जिसने मगध के सामने कौशल की लाज रखी थी, उसी वीर की मद्रिका कन्या है? हाँ देव, मंत्री ने सविनय कहा। इस उत्सव के परंपरा नियम है। मंत्रीवर, महाराज ने पूछा। देव नियम तो बहुत साधारण है। किसी भी अच्छी भूमि को इस उत्सव के लिए चुन करके नियमानुसार पुरस्कार स्वरूप उसका मूल्य दे दिया जाता है, वह भी अत्यंत अनुग्रह पूर्वक, अर्थात भू संपत्ति का चौगुना मूल्य उसे मिलता है। उस खेती को वही व्यक्ति वर्ष भर देखता और राजा का खेत कहा जाता। इस तरह से जो है मंत्री ने सबके समक्ष बताया। महाराज को विचार संघर्ष से विश्राम की अत्यंत आवश्यकता थी। महाराज चुप रहे। जयघोष के साथ सभा विसर्जित हुई। सब अपने अपने शिविरों में चले गए, किंतु मद्रिका को उस समय फिर किसी ने न देखा। वह अपने खेत की सीमा पर विशाल मधु वृक्ष के चिकने हरे पत्तों की छाया में अनमनी चुपचाप बैठी गई। उसको ठीक नहीं लगा था, इसलिए अनमनी बैठी रही। अनमनी किसको कहते जानते हो? माने कुछ उदासी। रात्रि का उत्सव अब विश्राम ले रहा था, यानी सायंकाल हो गया, रात्रि हो गई। राजकुमार अरुण से सम्मानित नहीं हुआ। वह अपने विश्राम भवन में जागरण कर रहा था। आपको देखा? अच्छा, ठीक है, कल पढ़ाएंगे बेटा।